हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 1 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। एज यू नो कि हमने सोसाइटी एंड ज्योग्राफी को द डायमेंशन फैक्ट्री में ऑलरेडी कवर कर लिया है फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज एंड ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। तो आज से हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 2026 है उसमें बता चुका हूँ। एंड उस ग्रुप में मैं बच्चों से यू नो कि एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम उसके जो आंसर्स हैं या ब्रेनस्टॉर्म जो चीज़ें आपने की है इस आंसर से रिलेटेड वो आप अपना सबमिट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप जो है जो प्रीलिम्स ड्रिल्स के क्वेश्चन आते हैं, जो 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं डेली करवाता हूँ, तो उसको भी आप साथ साथ कर सकते हो, जो आर्टिकल्स में डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उस ग्रुप पे आपको दिखेंगे मल्टीपल कॉपीज। मोर देन 60-70 बच्चे डेली अपनी कॉपी सबमिट करते हैं एंड मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कॉपी को रिव्यू करूँ। तो ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आप पीछे ज्योग्राफी या सोसाइटी कवर नहीं कर पाए हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन अभी आप करंट को बैकलॉग मत बनाओ। करंट में जो जैसे आर्ट एंड कल्चर आज से स्टार्ट हो रहा है उसको कवर कीजिए। फिर आप क्या कर सकते हो इसके बाद कि जो पीछे वाला वीडियो है ना, फ्रॉम 20 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था सोसाइटी GS1 में, तो उसको देख सकते हो। और मैंने एक लिस्ट दे दिया है कि कौन से क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप ब्रेनस्टॉर्म करके उसको भी सबमिट हमारे ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यू नो कि मैंने ज्योग्राफी का एंड सोसाइटी का हीट मैप दे दिया है, मैंने इसको प्रिपेयर करवाया। तो आर्ट एंड कल्चर का भी ये हीट मैप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो ब्रॉड थीम्स है या मैं जो क्वेश्चन दूंगा किस बेसिस पे दूंगा, तो ये GS सिलेबस है यूपीएससी मेंस का। ये यूपीएससी ये सिलेबस देती है फॉर आर्ट एंड कल्चर। ये इसको देखिए। मेन है आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर का सेलियन फीचर जो है उसको आपको देखना है फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब कि इस तरह से आगे बढ़ना है। तो मेन ये है थीम। ठीक है, देखते हैं। मैंने इसको कलर सिंबल इस तरीके से करवाया है। सो यू कैन सी ये लिटरेचर के लिए ये कलर है। क्वेश्चन जो आएंगे इस कलर में लिटरेचर के होंगे। देन आर्ट फॉर्म्स में इस कलर के, आर्किटेक्चर जो 3 ब्रॉड थीम्स इसमें होंगे, सॉरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब 4 टोटली कह लो कि इससे मेनली क्वेश्चन आते हैं। देन मिसलेनियस से भी मैंने एक बनवाया जिससे कि हम कवर कर पाए जो यू नो यूपीएससी रैंडम कभी कभी हो जाती है, तो हमें दिखेगा कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं। तो ये 2014 से 2014 से लेकर 2024 के PYQs हैं मेंस के आर्ट एंड कल्चर के। तो अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड देखो ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आते हैं ऑन एन एवरेज हर साल। तो हमें आर्ट एंड कल्चर को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि आर्ट एंड कल्चर पहला क्वेश्चन होता है GS1 का, मतलब आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, मतलब कि 250 वर्ड्स का अगर पेपर है ना, तो यू नो कि अगर शुरू में हम अच्छा नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग ही अच्छा नहीं करेंगे, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, तो पूरा पेपर पे उस पर जो एग्जामिनर या कॉपी चेक करे उसका नजर जाता है। मतलब एक परसेप्शन बनाता है कि कहीं ये बच्चा अगर आर्ट एंड कल्चर अच्छा नहीं लिख पा रहा है, इनिशियली देख जो पा रहा हूँ नहीं अच्छा है, तो फिर वो आगे आगे अच्छा क्या ही लिखेगा। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आर्ट एंड कल्चर को आप प्रिपेयर कर लो। ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि आपका साथ साथ प्रीलिम्स भी कवर होगा। आप जब आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो अलग अलग डायनेस्टीज के, तो उससे और बेटर होता है। ठीक है, सो लेट अस सी। ये जो क्वेश्चन है 2014 से लेके 20 हर साल का मैंने इस तरीके से, और ये कलर आप लोगों को पता है ना, जो 4-5 कलर्स में ब्रॉडली मैंने थीम्स में डिवाइड किया, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो अपने आर्ट एंड कल्चर प्रिपरेशन को और बेटर बनाने में। ठीक है, ओके, सो मैं ये शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हीट मैप्स। हम आते हैं पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में टॉपिक मैंने बता ही दिया था, ट्राइबल आर्ट पे क्वेश्चन आएगा, और एक दिन पहले ही मैं बता देता हूँ सो दैट थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। कंप्लीटली ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं और क्वेश्चन लिखने बैठ गए। ओके, सो बेसिक चीज जो करवाता हूँ वही करना है। पहला है कोड डिमांड्स आइडेंटिफाई कीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देन स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे पूरे आंसर को, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, स्पेशली बॉडी कैसे डिवाइड करोगे, एंड देन इंट्रोडक्शन में कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये तीनों चीजें आपको वीडियो पॉज करके ब्रेनस्टॉर्म करके बताना है मुझे। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए ये। ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर दिया, मैं आगे का चीज बता देता हूँ। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ट्राइबल आर्ट हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्टिंग एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ह्यूज पोटेंशियल, ट्राइबल आर्ट जो है ना, कोर यही है टॉपिक।
और इसका बहुत पोटेंशियल है इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कि एस्पेक्ट में अगर देखें। एक ये हुआ। सेकेंड थिंग इज एंड अ टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। पता है ट्राइबल्स जो है मार्जिनलाइज सेक्शन है, बैकवर्ड मतलब कि स्टेटस है सोशियो इकोनॉमिक कहो तो ये एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म ना टूल हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। सेकेंड थिंग एंड द थर्ड, इसको इलस्ट्रेट करना है मतलब कि एनालिटिकल वे में एक्सप्लेन करना है। ये डायरेक्टिव्स हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो हाईलाइट्स द चैलेंजेस इन दिस कंटेक्स, और ये 150 वर्ड्स का है, मतलब कि 2 पेजेस हमें फिल करने हैं। तो चैलेंजेस भी इसी एस्पेक्ट में बताना कि कैसे हमें जो ये जो अपॉर्चुनिटी है, देखो 2 कोड जो है ना डिमांड, मतलब ब्रॉडली देखो तो एक तो अपॉर्चुनिटीज या कह सकते हो पोटेंशियल जो है आर्ट फॉर्म्स का, उस पर बात की जा रही है, जिसमें 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो पहले तो पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये मेन है डिमांड। एंड इसी के साथ सेकेंडरी जो डिमांड आ गया वो आ गया चैलेंजेस इसमें क्या है, ठीक है। तो ये कोड डिमांड आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया होगा। देन स्ट्रक्चरिंग की जहां तक बात है तो हम ऐसे इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया, अब मल्टीपल वेज में हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे। देन बॉडी में आपको पता है चल ही गया कि 3 हिस्से बनेंगे, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है, ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है मुझे। एंड देन कंक्लूजन। अब ये 3 मैंने कोड डिमांड से इसको स्ट्रक्चरिंग में बॉडी में से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि चैलेंजेस आ गया है ना, तो ध्यान में रखना है कि चैलेंज अगर आ जाए तो जो हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि जो कंक्लूजन है उसको हम वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो हैं या कैसे चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए तो कंक्लूजन में वो दिखना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता है। अब मेरा ये कहना है कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के मल्टीपल वेज हैं। पहला है कि हम ट्राइबल आर्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस पे थोड़ा जोर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करेंगे एंड उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, थोड़ा सा ब्रॉड इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक तरीका ये, एक दूसरा डेटा ड्रिवन हम शुरू कर सकते हैं कि मोर देन 700 प्लस ट्राइब्स हैं इंडिया में, और उनकी जो जिस तरह से लाइफ स्टाइल है, तो उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स मतलब कि फॉर्म्स हैं उनके, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ पोटेंशियल उसको यूज़ किया जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो कोई जीआई टैग वगैरह जो मिला है उससे भी हम इंट्रोड्यूस करंट में कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, या और भी वेज हैं, इट इज अप टू यू। बट कंटेक्स्ट को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन की कोड डिमांड से दूर नहीं भागना है, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये टोन सेट करता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई गलती हम नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन की जब बात कर ली है तो बॉडी ये मेन है। इसको मैं शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली आर्ट फॉर्म्स को लेकर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, तभी आपके पास पॉइंट्स निकल के आएगा। देखो विजुअल आर्ट्स आर्ट्स कितने तरीके के होते हैं। एक तो विजुअल आर्ट्स हो गया। अब विजुअल आर्ट्स में मल्टीपल जो है मतलब कि उसका भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। एक हो सकता है पेंटिंग, ठीक है। एक हो सकता है, सोचो ये आप भी कर सकते हो, एक हो सकता है, मतलब इसको भी आप पॉज करके करो कि आपके दिमाग में जब आर्ट्स के बारे में सोचते हो तो उसके ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। देन वी हैव स्कल्पचर, ठीक है, कम समय में कर रहा हूँ। पोट्री, ये भी आर्ट का फॉर्म है। एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये विजुअल आर्ट्स, ये दिखते हैं आपको। देन वी हैव परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब इसमें आपके पास बहुत ऑप्शन है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ठीक है। फिर वी कैन थिएटर जो होता है, ठीक है। देन हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पपेट्री जो है, कठपुतली वाला डांस वगैरह, आपको भी पता होगा अच्छे से। सो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का पार्ट है। इसमें फोक म्यूजिक या फोक डांस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक ही बात है। देन क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन, ये ब्रॉड 3 क्लासिफिकेशन है कि आर्ट फॉर्म्स को मैंने ऐसे ब्रेक किया। अब देखिए क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डाल सकते हैं, जैसे बनारसी साड़ी एंड ऑल, चिकनकारी, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोगों को पता है। देन वी हैव
हैंडीक्राफ्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। आपको पता है बेम्बू क्राफ्ट, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्राइबल्स इसको लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। देन वी कैन वुड वर्क हम डाल सकते हैं, देन हम मेटल वर्क को डाल सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ओवरऑल देखो तो एक विजुअल आर्ट्स है, उसमें मल्टीपल हिस्सों में मैंने तोड़ा, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी मल्टीपल हिस्सों में तोड़ा, एंड देन क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन को मल्टीपल हिस्सों में तोड़ा। तो आर्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो इन चीज़ों को दिमाग में ये दौड़ना चाहिए, तभी आप डायमेंशंस क्रिएट करोगे, तभी आप अच्छे एग्जाम्पल्स निकाल पाओगे और अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। इसको और ब्रॉड वे में हो सकता है कल मैं ना कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, इसको शायद कल और अच्छे से बता दूंगा। अगर मुझे मतलब कि ऐसा लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं इसको कल कर दूंगा, ठीक है। बट आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ें बताई। अब देखो क्वेश्चन का पहला डिमांड क्या है, बॉडी में हम जब जाते हैं तो कैसे ह्यूज पोटेंशियल इकोनॉमिक पर्पज से अगर देखें तो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर टच करें तो अब देखो ट्राइब कितनी सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। जस्ट सोचिए ना एक बार, अभी हमने कितने सारे आर्ट्स देखे, अब उनको जब हम यूज़ करेंगे तो मतलब इकोनॉमिक पर्पस के लिए तो वो क्या बन के नहीं आएगा। हैंडीक्राफ्ट से ही स्टार्ट करो। अभी हमने देखा ना हैंडीक्राफ्ट, हमने देखा कितनी सारी मतलब कि ब्रेक करो तो कितनी सारी चीजें निकल के आएगी। मुझे तो अभी उन चीजों को सोच के ना बहुत सारी, अब हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू की मैंने बात करी, बैम्बू क्राफ्ट की बात करी, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल को भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं ट्राइबल्स। आपके पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी होंगे, अगर नहीं है तो आप थोड़ा गूगल कर लो। वैल्यू एडिशन के लिए मतलब पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए या आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। देन हम जा सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में या आप विजुअल आर्ट्स में, इन तीन हिस्सों में बांटो और कैसे उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उससे कनेक्ट करना है। ये मैं अब हर चीज नहीं बताऊंगा, बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको चालाकी से यूज कर लो, ठीक है। फिर वी कैन डू वन मोर थिंग कि जो अच्छे अच्छे पॉइंट सब्सटेंशिएट करना है उसके ट्राइब्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप जनरेट कर लो। अगर आपको वैल्यू एडिशन के लिए हेल्प चाहिए, आपको हो सकता है ट्राइबल लोगों का नहीं पता हो, तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं ना। तो ये आंसर ना आपके लिए एक तरह से नोट्स का भी काम करेगा। और ट्राइबल आर्ट्स पे क्वेश्चन आता है, उसके पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने इसे डाला है और टॉपर की कॉपी में भी है। सो ये है। फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको मतलब मैंने अभी कितनी सारी चीजें बताई, उसी से कनेक्ट करके दिखाओ उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पोट्री को, आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर जो मेकिंग होती है, पेंटिंग को। पेंटिंग में तो मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है। ये वर्ली पेंटिंग कितना अच्छा ट्राइबल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर सो मेनी, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इन सबको हम यूज कर सकते हैं, इसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। पहला डिमांड हो गया एड्रेस। सेकेंड डिमांड पे आते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो आप एक बार सोचो, आपके पास अगर पैसे आएंगे, जस्ट इमेजिन, तो सबसे पहले फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगी, ठीक है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि एजुकेशन, हेल्थ के स्तर बेटर होंगे, जो बेसिक नीड्स होते हैं ह्यूमन के, घर जो है वो बेटर होंगे, मतलब शेल्टर बेटर होगा, ये सारी चीजें बेटर होगा ना, खाना फूड अच्छा होगा, तो ये एक तरह से ओवरऑल देखो तो उनका ग्रोथ होगा अगर आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं। और सबसे पहले इसमें हम विमेन को कनेक्ट करेंगे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और भी ट्राइबल्स एज अ होल भी ले सकते हैं, बट विमेन जो है उनके लिए कर सकते हैं। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सोशल इंक्लूजन उनका होगा, मेन स्ट्रीम में वो आएंगे, जैसे ट्रेड के थ्रू या मल्टीपल वेज के थ्रू, जब वो लोगों से कनेक्ट करेंगे, जो इतने सारे स्टीरियोटाइप्स है ट्राइबल लोगों को लेकर, उन वो भी दूर होगा जब हम बातें करेंगे, जब हम एक तरह से ट्रेड करेंगे या परफॉर्म करेंगे आर्ट। अगर ट्राइबल लोग परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत सारी कुरीतियां या गलत चीजें जो है मतलब कि हम लोगों के मन में वो दूर होगा, स्टीरियोटाइप दूर होगा। इसको और कनेक्ट कर सकते हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन से, कर सकते हैं रिड्यूसिंग माइग्रेशन एंड जो पॉवर्टी है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन है इनकम, इनकम बढ़ा तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, उसी से हम इसको ब्रॉड वे में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ भी आपकी कलाकृति देखूंगा। देन चैलेंजेस पे मैं आता हूँ, ठीक है। चैलेंजेस पे मैं आता हूँ, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि सबसे पहले ब्रांडिंग नहीं होती है इनके प्रोडक्ट्स की अच्छे से, ठीक है। ट्राइफेड है एक इंपॉर्टेंट एजेंसी बॉडी, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होती, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और मतलब उसको मार्केट तक पहुंचाना अच्छे से, उसकी इशू है। स्किल वगैरह जो जेनरिक चीजें हैं, स्किल मिसमैच होता है, ठीक है।
उसके बाद डिज़ाइन गैप्स, जो अभी मॉडर्न एरा के हिसाब से जो डिजाइन्स वो बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ, या बैम्बू आर्ट का जो डिमांड है उस चीज़ को उसको उनको अगर समझा दिया जाए तो वो मार्केट में उनकी प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकेगी ना। तो ये डिज़ाइन का इशू है, डिज़ाइन गैप कह सकते हो, या दोनों को साथ ही ले सकते हो, स्किल एंड डिज़ाइन गैप्स को। फिर जो डिजिटल डिवाइड है वो भी एक इशू है। डिजिटल डिवाइड के थ्रू आजकल म्यूजिक को, डांस को पहुंचाया जा रहा है ना मास तक, मतलब कि आप यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, तो वो भी एक इशू है जो उनके पास एक्सेस नहीं है इसको। ये चैलेंजेस हैं जो ये जो पोटेंशियल है या जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करने में इशू क्रिएट करेगा। एंड देन दो तीन चीजें और आप ऐड कर दीजिए। कल्चरल कॉमोडिफिकेशन, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये कि हर चीज को अब समझ रहे हो ना, ओवर कमर्शियलाइजेशन जो हो जाएगा ना, उनकी ऑथेंटिसिटी को ही डाइल्यूट कर देगा। तो ये पॉइंट अगर किसी के कॉपी में मुझे दिखा चैलेंजेस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बस हम पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं, मतलब कि कल्चरल जो कमोडिफिकेशन है उस पर कोई बात नहीं करेगा क्या, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में ये आता है चैलेंजेस में। देन कंक्लूजन ऐसे लिखो कि वो वे फॉरवर्डेड कंक्लूजन हो कि क्या किया जा सकता है, जैसे कि पॉलिसी कैसे हमारे हो सकते हैं, विथ इंक्लूसिव पॉलिसीज होने चाहिए, मार्केट लिंक जो है मतलब कि डिज़ाइन होने चाहिए, देन ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि अभी कॉमोडिफिकेशन की बात की ना, तो उसकी भी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से थ्रू दिस। यू गाइज कैन सी दिस थिंग कि टॉपर्स ने अपने आंसर कैसे लिखे हैं, और ये कॉपी है सुरभि गोयल मैम की, बहुत अच्छे उनके रैंक आए थे, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। सो ट्राइबल आर्ट एक्सप्रेस्ड इन मल्टीट्यूड रिफॉर्म्स एंड स्टाइल्स इंडिकेटिंग रीच डाइवर्सिटी एवं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं, कि जो मतलब डाइवर्सिटी है ना, रीच डाइवर्सिटी एंड मल्टीपल फॉर्म्स एंड स्टाइल्स में, देखो आर्ट फॉर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं ना मल्टीपल वेज में, वही 3-4 हिस्सों में, एंड देन ब्रॉड जो है ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो ये है। एंड देन व्हाट स्मार्टली सी डिड की इंट्रोडक्शन के साथ ही एक डायग्राम जो इंडिया का मैप है लगा दिया, एंड उनको जो भी प्रीलिम्स नॉलेज से याद आ रहा था, थंग का पेंटिंग्स, ठीक है, सौड़ा, ठीक है, कलमकारी, कोलाम, वली आर्ट, इन सब को उन्होंने इंक्लूड करके एक बार दिखा दिया कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितना प्रिवेलेंट, मतलब कि इतने सारे ग्रुप्स हैं और कितना पोटेंशियल इससे निकल के आ सकता है। देन पोटेंशियल एज इकोनॉमिक रिसोर्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्म, इन्होंने क्या किया कि दोनों जो अपॉर्चुनिटीज या पोटेंशियल से रिलेटेड जो कोर डिमांड है दोनों को अटैच करके लिखा है। पर मेरा ये कहना होगा कि इट विल बी बेटर, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि हम दोनों को सेपरेट लिखें, ठीक है। इंक्रीज डिमांड फॉर एथनिक आर्ट हैज मीन्ड दैट द ट्राइबल आर्ट इज इन ह्यूज डिमांड, मतलब बेसिक सा ये चीज लिख दिया। एंड सब्सटेंशिएट कैसे किया, एग्जाम्पल ट्राइफेड साइंड ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम विथ अमेजोन। चलिए ये छोटा सा करंट का एग्जाम्पल होगा, उसको उन्होंने सब्सटेंशिएट किया कि कितना डिमांड है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कैन गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ट्राइब्स, बेसिक चीजें हैं। एंड आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग प्रेशर, उनके जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए, ऑफ बीइंग बैकवर्ड व्हेन देयर इंडिजिनियस आर्ट विल बी डिमांडेड, ठीक है। थर्ड थिंग इज ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। एंड देखो इससे कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, ये है वैल्यू एडिशन आपके लिए, एक तरफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को टच किया, देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑब्वियसली, एंड देन ऐसे उन्होंने एरो से कर दिया कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है वैल्यू एडिशन, जो आप अपनी कॉपीज में इंक्लूड कर सकते हो और टॉपर्स की कॉपीज में दिखता है। बट आई वुड से कि इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं, तो इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते थे और इसको और छोटा हम कर सकते थे। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चैलेंजेस पे आते हैं, तो कॉमोडिफिकेशन अगेन वही जो कल्चरल कॉमोडिफिकेशन की मैंने बात की है, ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड स्टीरियोटाइपिंग देम एज अ बैकवर्ड, अगेन सेम चीज शी हैज यूज इन एग्जाम्पल सम टूरिस्ट कैंप, ठीक है, ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। देन डुप्लीकेशन ऑफ आर्ट, ये भी है, आईपी वाला इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इशू है, तो ये भी इशू है जिसको उन्होंने रेज किया। और यहाँ भी उन्होंने 2 से 3 पॉइंट्स ही लिखे। एक वैल्यू एडिशन में जो ये कमिटी है, जो ट्राइबल लोगों के जो इश्यूज हैं उसको लेकर ये बनाई गई थी, तो उसको उन्होंने ब्रैकेट में स्मार्टली डाल दिया है। बट अगेन आई विल से कि चैलेंजेस और भी ज़्यादा हो सकते थे। इस स्पेस में मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 अच्छे से चैलेंजेस, उसके साथ साथ पॉइंट सब्सटेंशिएशन कर दूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैम सही हो अपनी जगह। एंड देन कंक्लूड कर दिया है सिंपल सा
कि दस देयर विल बी नीड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल आर्ट, यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन पे जोर दिया जा रहा है, कंजर्वेशन पे जोर दिया जा रहा है, आईपी जो प्रोटोकॉल है वो डिसरप्ट ना हो जाए, ये मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना कोई मतलब कि डुप्लीकेशन के थ्रू ले यूज़ कर ले, तो उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बाय गिविंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग दे देंगे, ठीक है। तो आप ना कोशिश कीजिएगा वैल्यू एडिशन करो ही, मैप से इसको शो करो ही, पर इसमें कम स्पेस लो आप। ऑल्सो आई विल से कि और भी ज़्यादा पॉइंट्स हम ना जनरेट कर सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। लेट अस गो टू द टूडेज न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। इसमें हम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, खास करके जो मेंस इनरिचमेंट वाली पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन मेंस इनरिचमेंट के लिए मैं दिखाऊंगा कैसे सारी चीज़ें, और एनसीआरबी के जो रिपोर्ट्स आए ना वो हमारे लिए जो डेटा है उसको इंट्रोडक्शन में या आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएशन में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जो 2023 ईयर का जो पूरा डेटा रिलीज़ किया एनसीआरबी ने, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, बट इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हर एक एस्पेक्ट से, वल्नरेबल सेक्शंस के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन आता, ये कुछ डेटा आता है, स्टडी आता है जो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी, ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान इज कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोवाइड्स वाइबल पाथवे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्रम्प ने 20 पॉइंट जो नया प्लान लाया है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है पीस डील हो, उसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें प्रपोजल्स हैं उस प्लान में। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्लान के बारे में ज़्यादा रीड करना, बट न्यूज़ में तो हमें ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन द सेकेंड ये आर्टिकल इज टुगोंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्पेसी है, जिसपे यूपीएससी ने 2 प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पूछे हैं। तो इस एस्पेक्ट से इसको समझने की करेंगे कोशिश, जिसको हम सीख हॉबी कहते हैं, ठीक है। एंड उनकी जो हैबिटेट है अक्रॉस जो इंडियन कोस्टल इलाके हैं, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। देन मतलब एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है उस पर कुछ डेटा आया है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल डेट होता क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, कितना गवर्नमेंट का शेयर है, कितना प्राइवेट सेक्टर का शेयर है, और किन वेज के थ्रू एक्सटर्नल डेट इंडिया में लिया जाता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे, और ये प्रीलिम्स के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द फोर्थ आर्टिकल इज इंडिया गॉट 8% मोर मानसून रेनफॉल। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून 2025 ईयर का 2025 का आया बिटवीन 1 जून से इसको 30 सितंबर तक काउंट किया गया, तो इसमें पता चला कि ओवरऑल जो मानसून है 8% ज़्यादा है, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। ऑल्सो 2 टर्म्स हैं, एक तो मानसून जो डिप्रेशन है, दूसरा है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे इस एस्पेक्ट में, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए भी कह सकते हो। देन वी हैव ए ब्यूटीफुल आर्टिकल, ठीक है। ये लिखा गया है जो है मतलब मैम है उन्होंने लिखा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो गर्ल्स के एजुकेशन में हो रहा है और ओवरऑल इंपावरमेंट हो रहा है, उसको लेकर कुछ डेटा है, अच्छे केस स्टडीज हैं, तो इस एस्पेक्ट में मैंने इसको मेंस इनरिचमेंट का पार्ट माना है, तो ये भी हम देखेंगे। एंड देन एनसीआरबी का 3 डेटा है, एक तो फार्मर सुसाइड से लेकर है, दूसरा क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को लेकर है, एंड द थर्ड थिंग इज ओवर जो रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है उसके बारे में, जो तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी हम जॉट डाउन कर लेंगे साथ साथ। सो लेट अस गो, ट्रम्प का जो गाजा पीस प्लान है उसके बारे में हम देखते हैं कि ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान इज कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोवाइड्स वाइबल पार्ट टू पीस पीएम। हम जानते हैं बेसिक चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, अवेयरनेस वाली चीजें, इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए, बट अगेन थोड़ा बहुत आपको अवेयर होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी वेलकम्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। अभी रिसेंटली जो है जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के जो नेतन्याहू है वो यूएस गए हुए थे बेसिकली फॉर यूनाइटेड नेशन जो मीटिंग हुई 18th जनरल असेंबली की, उसके साथ साथ उनकी मीटिंग हुई यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और उसी मीटिंग के दौरान ये चीज़ें आई कि 20 पॉइंट पीस जो है प्लान है प्रपोज किया गया है बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो द प्लान वाज अनाउंस्ड आफ्टर ट्रम्प्स मीटिंग विथ इजराइल पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू है, आपको पता है अच्छे से। एंड क्या की पॉइंट्स हैं इसमें,
तो सबसे पहले इमीडिएट सीज फायर होगा, एंड ऑफ गाजा वॉर एंड रिलीज ऑफ होस्टेजेस। आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 से जो अटैक किया गया था हमास के द्वारा ऑन इजराइल, तो कुछ लोगों को अभी तक हॉस्टेजेस में रखा गया है और इसी बेसिस पे इजराइल जो है ना गाजा को एनेक्स कर रहा है या गाजा पे अटैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि छुपा कर रखा है। तो बोल इस प्लान में ये है कि तुरंत सीज फायर होगा अगर 72 आवर्स के अंदर जो हॉस्टेजेस इजरायली लोगों के रखे गए हमास के द्वारा उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग इज एनेक्सेशन रुक जाएगा, इजराइल कैन नॉट ऑक्यूपाई और एनेक्स गाजा, ये रुक जाएगा। थर्ड थिंग इज फेज्ड विदड्रॉल, ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस, ये भी शुरू हो जाएगा। गाजा के अंदर जो जाकर एक तरह से उसको एनेक्स करने की कोशिश की जा रही है, तो ये विड्रॉल फेज्ड वाइज मैनर में होगा। थर्ड थिंग इज गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होगा गाजा का या कह लो पैलेस्तीन का एक तरह से जो गाजा स्ट्रिप है उसमें गवर्नेंस कैसे होगा। तो गाजा अंडर टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नेंस सुपरवाइज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस ये टर्म अब न्यूज में रह सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हेडेड बाय ट्रंप एंड इंक्लूडिंग हेड्स ऑफ स्टेट्स टू बी अनाउंस्ड, तो खास करके अरब के स्टेट्स हैं वो इंक्लूड होंगे और हेड करेंगे इसको डोनाल्ड ट्रंप। देन एम यही है, आप लोगों को पता चल ही गया, मेन एम तो यही है ना कि लॉन्ग टर्म पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट फॉर पैलेस्टीनियन एंड इजरायलीज दोनों का हो, और जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसकी तरफ जो है ये दोनों कंट्रीज कह लो, स्टेट कह लो, आगे बढ़े। ओके, सो यही है, ट्रंप इसको लीड कर रहे हैं एंड लेट अस सी। वैसे तो इजराइल तैयार है इसके लिए, इस प्लान के लिए, बट पैलेस्टीन जो है वो अभी जिस तरह से रिव्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से वो अभी इसको स्टडी करेंगे एंड मोस्टली अभी नेगेटिव ही पॉइंट ऑफ व्यू है इनको उनका इस पूरे प्लान को लेकर। लेट अस सी आगे क्या होता है, जो भी होगा अपडेट मैं बता दूंगा। एक और चीज़ है मुझे बताना कि जैसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो टॉप पेज पे, फर्स्ट पेज पे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल SIR से रिलेटेड आर्टिकल आ जाया है। देन जो तमिलनाडु के एनोर में, आई थिंक एनोर में एक ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आया जिसमें 8 से 10 लोगों की जान गई है। तो ये आर्टिकल्स ना मुझे लगता है कि ओवरऑल हमने कई बार डिस्कस किया है और इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसीलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और मैंने अभी तक 20 पॉइंट प्लान पे डिस्कशन नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ब्लास्ट हुआ ना, उस पर एक दो एडिटोरियल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लगातार जो ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज में या कह लो जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो लोगों के जान जाते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है, या SOPs जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो जान जा रहे हैं, तो उस पर हमने कई बार पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं उसे इंक्लूड कर लूंगा। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट स्पेसीज इन न्यूज, ये तो UPSC का फेवरेट टॉपिक है। देख लीजिए डुगोंग को, ये इसको सी कॉ कहा जाता है, कितना हैवी है, और ओनली मैमल है दुनिया का, ओनली मैमल जो कि हर्बीवोर है, और ये बस खाता क्या है, सी ग्रास, तो इसीलिए इसका नाम सी कॉ रख दिया गया है, ठीक है। सो लेट अस सी, डुगोंग्स इन इंडिया हैव डिक्लाइंड शार्पली ड्यू टू द पॉचिंग, ठीक है। पॉचिंग बाई कैच क्या होता है, बाई कैच का मतलब जब आप फिश पकड़ने जाते हो ना तो नेट्स में फंस जाते हैं। हैबिटेट लॉस एंड पॉल्यूशन, ये रीजंस हैं। देन द डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, तो बहुत बड़ा ये मतलब स्टेप था इनको कंजर्व करने का। पाक पे जो कि तमिलनाडु के ईस्टर्न साइड में है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज अ मेजर स्टेप, और इसकी तारीफ भी की थी IUCN ने, 2022 की बात है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पाक बे में है, ठीक है। IUCN हैज लॉडेड इट एज अ मॉडल ऑफ मेरीटाइम कंजर्वेशन, शोकेसिंग फिशर एंगेजमेंट, रिस्टोरेशन, मतलब लोकल लेवल पे जो है ना कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। अब देखते हैं इंडियन डुगोंग के बारे में। सी कॉन बता ही दिया। लार्ज टाइप क्या होता है, लार्ज मेरीन हर्बीवोर मैमल्स, और इनका जो रिलेशन होता है कह लो बायोलॉजिकली, तो मैनेटीज, ठीक है। देन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉन्ग लिव्ड होते हैं, स्लो ब्रीडर होते हैं, मतलब एक काफ जो है ना वो 3 से 7 साल में जन्म देती है। फुल्ली एक्वेटिक होते हैं, स्ट्रिक्टली मैरीन मैमल, ध्यान रहे मैमल है ये। एंड कैन लिव टू 70 ईयर्स, अभी लॉन्ग लिव्ड की बात हुई ना तो 70 साल तक जी सकते हैं। देन वी हैव अनदर थिंग कि की स्टोन स्पेसीज का रोल प्ले करते हैं सी ग्रास इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में पता चलता है, इनके प्रेजेंस से पता चलता है कि कितना समृद्ध है इकोसिस्टम। एंड डाइट में प्राइमरीली सी ग्रास खाते हैं और इसीलिए सी कॉ कहा जाता है। हैबिटेट के हिसाब से देखो तो इंडिया में मेजरली इधर मिलते हैं, मेन तो है ये इलाका पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ भी मिलते हैं, बट कंप्लीटली ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं।
यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है। मेजर जो है वो ये रीजन है। और 200 के आसपास इंडिविजुअल्स मोस्टली इन तमिलनाडु, पाकवे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस हम देख लेते हैं। आयुषियन रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, ध्यान रहे, हम यहाँ पे गलती करेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मारेंगे, क्योंकि हमें 200 इंडिविजुअल्स के आसपास लगता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑब्वियसली स्केड्यूल 1 में डाला जाएगा हाईएस्ट प्रोटेक्शन, देन साइट्स में अपेंडिक्स 1, यहाँ भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, बैन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड सीएमएस जो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, उसमें अपेंडिक्स 1 एंड 2, फर्स्ट 3 के इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली, ठीक है। सो यही है डुगोंग के बारे में, आप देख लो, ऐसा दिखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, हैबिटेट बता दिया, गल्फ पता है ना, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात, एंड अंडमान निकोबार के बारे में आप जानते ही हो, कंजर्वेशन स्टेटस बता दिया, एंड जो बेसिक कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल से रिलेटेड ये बता दिया, ठीक है। अब एक पीवाईक्यू आया है, इसको आप ऐसे ही पीवाईक्यू लिख के सॉल्व करना कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और आंसर यहाँ है, पर ट्राई कर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 2015 का पीवाईक्यू। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द थर्ड आर्टिकल, और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड डेट प्रोफाइल रिफ्लेक्ट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल जो हम डेट लेते हैं यही होता है ना, गवर्नमेंट अब्रॉड से जब पैसे उठाती है उधार पे, या प्राइवेट सेक्टर हमारी जो है डोमेस्टिकली वो उठाती है बाहर से पैसे, तो उसको एक्सटर्नल डेट कलेक्टिवली हम कहते हैं। इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब देखो एक चीज बताना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन आईआईपी डेटा जो है ना रिलीज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने, इसी में उन्होंने बताया कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ना एट एंड ऑफ जून 2025 वाज प्लेस्ड इतना है डॉलर, मतलब कि 747.2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि बढ़ा है कंपैरिजन अगर किया जाए ओवर इट्स लेवल एट मार्च के कंपैरिजन में, मार्च एंड के कंपैरिजन में, और जून एंड के कंपैरिजन में देखो तो 11.2 यूएस डॉलर बढ़ा है आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही मेन चीज है, हमें इससे ज्यादा ये डेटा में ना जाके समझना है कि क्या है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट में की पॉइंट्स जैसे कि सोर्सेस ऑफ क्या होते हैं एक्सटर्नल डेट, बोरोवर प्रोफाइल क्या होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का कितना मतलब डेट होता है और शेयर दोनों का, एंड देन करेंसी कंपोजिशन किसमें हाईएस्ट ये डेट उठाया जाता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल डेट क्या होता है, मनी ऑर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, हाउस होल्ड टू नॉन रेसिडेंट्स रिपेबल इन फॉरेन करेंसी, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। जो पैसे हम उठाते हैं बाहर से और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पैसे उठाते हैं उसको हम एक्सटर्नल डेट में काउंट करते हैं। रेज थ्रू लोन्स, बॉन्ड्स, अब देखो कितने तरीके से ये उठाया जाता है, लोन्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, डिपॉजिट्स के थ्रू, ट्रेड क्रेडिट्स के थ्रू, फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, एंड एनआरआईज, इन्वेस्टर्स से, ठीक है। सो एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया देखो तो सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल डेट क्या है, सबसे बड़ा सोर्स, मेजर सोर्स जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, जिसको कि कॉर्पोरेट्स उठाती है इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है। इसको हम कभी अच्छे से पढ़ेंगे, ईसीबी क्या है इसको और बेसिक में ब्रेक करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा। देन वी हैव एनआरआई डिपॉजिट्स, ये भी जो अलग अलग अकाउंट्स एनआरआई की इंडिया में होते हैं ना उसको काउंट किया जाता है एक्सटर्नल डेट की तरह। एफसीएनआर, इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है। एनआरई, एनआरओ अकाउंट्स, ये 3 तरह के अकाउंट्स एनआरआई के होते हैं इंडिया में। देन वी हैव मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल बोरोइंग्स, जो है वो उठाते हैं हम वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, डीबी से, या बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। देन वी हैव सॉवरेन बोरोइंग्स, जो कि लिमिटेड फॉरेन लोन्स बाय गवर्नमेंट जो उठाती है, एंड देन मसाला बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, ये भी पीवाईक्यू है। आईएनआर बॉन्ड्स जो है इशूड बाहर में, इंडिया के बाहर, इसको हमारी रुपी की जो है ना वैल्यू, रुपी की जो एक्सेप्टेंस है या उसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं मसाला बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। 2017 में आई थिंक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बोरोवर प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर 80% बोरो करती है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक बार डेटा आप लोग भी चेक कर लेना, मुझे मेरे हिसाब से यही है, एंड गवर्नमेंट जो है ना 18 to 20% करती है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, ईसीबीज वगैरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर क्वेश्चन आए कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा करती है कि गवर्नमेंट सेक्टर करती है, तो यू नो कि कितना का डिफरेंस है। एंड करेंसी कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा यूएस डॉलर में पैसे 50% से ज्यादा शेयर है, देन किसी अदर करेंसी में आप ये जो है बोरो करते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया गॉट 8% मोर मानसून रेनफॉल दिस ईयर सेज आईएमडी। ये आर्टिकल थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसका कंटेक्स्ट बहुत सब्जेक्ट्स में है और थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं और थोड़ा बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर रहा इसका बेसिक्स। सो लेट अस सी, इंडिया गॉट 8% मोर मानसून रेनफॉल, जो आईएमडी है उसने ये अनाउंस किया है। सोर्स मतलब कि इधर हिंदू न्यूज़पेपर, ऑब्वियसली पेज नंबर पता ही है आपको। तो आईएमडी जो है
कब से कब तक कैलकुलेट किया है, 1 जून से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है, अभी जो बारिश होगी या हो रही है दिल्ली में, कल भी हुई थी, तो कल का तो काउंट हो गया एक तरह से, पर आगे जो बारिश होगी, अभी मानसून कंप्लीटली गया नहीं है, तो वो काउंट नहीं किया है इन्होंने, बस 1 जून से 30 सितंबर तक काउंट किया। अब इसमें उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है कि 8% मोर रेनफॉल हुआ है नॉर्मल इन 2025, फिफ्थ हाइएस्ट सिंस 2001 एंड 38th हाइएस्ट सिंस 1901। ठीक है, तो अच्छी बात है ये। एवब एवरेज रेनफॉल है, 8% है ज़्यादा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, 27% एवब सीजनल एवरेज, ये हाईएस्ट है सिंस 2001, मतलब 2001 के बाद से हाईएस्ट रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुई है। ठीक है, 27% के आसपास ज़्यादा। सेंट्रल इंडिया में भी 15%, साउथ पेनिनसुला में 10% एवब। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेफिसिट है, 80% ऑफ यूजुअल रेनफॉल, अगेन लोएस्ट इन सिंस। देखो ये डिफरेंस आ गया, पूरा भारत तो बारिश खूब हो रही है, बट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 80% ही यूजुअल जो एवरेज रेनफॉल है उससे हुई है, और सेकेंड लोएस्ट 1901 के कंपैरिजन में, तो इधर कम बारिश हुई है। इसको आप क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर सकते हो। देन देर इज वन मोर थिंग, देर वेर 7 मानसून डिप्रेशंस एंड सब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वन इंटेंसिफाइड इनटू डीप डिप्रेशन। अब मुझे ये बताना है कि सब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्या होता है, मॉनसून डिप्रेशन क्या होता है। तो टोटल 7 थे ये, जिसकी वजह से ज्यादा बारिश हुई इधर वेस्टर्न साइड में, या और ओवरऑल देखो तो इंडिया में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। तो सब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है, देखो तो एक ब्रॉड कैटेगरी यूज्ड बाय आईएमडी फॉर ऑल वेदर सिस्टम दैट आर वीकर देन। देखो साइक्लोन से जो वीकर सिस्टम होता है ना, इस तरह के डिप्रेशन को हम सब साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। नाम में ही सब लगा हुआ है, तो उसको एक तरह से नीचे डाउनग्रेड किया गया है। इंक्लूड लो डिप्रेशन एंड डीप डिप्रेशन। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, सो मॉनसून डिप्रेशन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब साइक्लोनिक स्टॉर्म ही है, ये इसी का सबसेट है। इट इज अ स्ट्रॉन्गर देन अ लो बट वीकर देन अ साइक्लोन। देखो लो जो यहाँ पे डिप्रेशन की बात की गई ना, इससे ज्यादा होता है, तो इसको डीप डिप्रेशन में हम काउंट कर सकते हैं। एंड साइक्लोन जो प्रॉपर होता है उससे वीकर होता है, और विंड स्पीड होती है इतने के आसपास, मतलब कि 31 से 49 किलोमीटर पर आवर। एंड ये बे ऑफ बंगाल में कॉमन है मानसून के दौरान, और ब्रिंग्स हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। ठीक है, यही मुझे समझाना था। देन हम आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। बहुत सुंदर आर्टिकल है, इसको भी मेंस एनरिचमेंट में मैं काउंट कर सकता हूँ कि ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज सीन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन गर्ल्स एजुकेशन बैक्ड बाय टारगेटेड कैंपेन्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। दिस हैज इम्प्रूव लिटरेसी, हेल्थ, सर्वाइवल एंड एम्पावरमेंट। कैसे लास्ट 10 ईयर्स में चेंजेस आए हैं, और एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देखो ना, वैल्यू एडिशन अखबार कितने अच्छे से करवाता है, मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, क्या आपके मतलब कि पॉलिटिकल आपके डायनेमिक्स हैं, कैसे आप सोचते हो, हमारे लिए क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, उस हिसाब से सोचना, और इसको मतलब आर्टिकल को लेना है। और इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन के लिए, खास करके विमेन गर्ल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी जीएस 1 2 3 4, कहीं भी कनेक्ट करो ये मिल जाएगा आपको, या एथिक्स में, या एसए में, या इवन आपके ऑप्शनल में। तो हिस्टोरिकल नोट्स के हिसाब से देखो, जो की ऑब्जर्वेशन इस आर्टिकल में डाला गया है, तो गायकवाड़ डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में। तो गायकवाड़ डायनेस्टी में क्या था कि मतलब कि वो फादर्स वर पिनलाइज्ड फॉर नॉट एजुकेटिंग गर्ल्स डॉटर्स। ये 1870 से 1950 तक की बात है कि पिनलाइज्ड करते थे अगर आप अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए, मतलब मास एजुकेशन दिया जा रहा था जिसमें लड़कियों का पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। ये हम कभी, मैंने तो नहीं देखा है, इसको वैल्यू एडिशन में हम यूज कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की गई, और कई लोग इस तरह से पिनलाइज्ड, ये अलग ही लेवल जा रहा है, समझ रहे हो। इसको आप पक्का लिख लेना, ये बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन है। देन एक सुंदर सा स्कीम 2003 में आया था, मैंने पहले ही बोला पॉलिटिकल एस्पेक्ट से दूर होके हम अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव न्यूट्रल होके सोचेंगे। कन्या केलावानी कैंपेन जो गुजरात में लाया था, वहां के तब चीफ मिनिस्टर थे जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी साहब। सो टैकल्ड फीमेल इलिटरेसी, ड्रॉप आउट्स एंड लैक ऑफ टॉयलेट्स, प्लस जो फोर्टिसाइड है ना, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। और जो एजुकेशन है उसको मास लेवल पे मतलब कि
फीमेल एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को कह लो, उसको पहुंचाया गया, कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से। तो इसको हम एज ए केस स्टडी अच्छा योजना यूज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी हम अभी देखेंगे, बट इसको कन्या केलावनी कैंपेन को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात में 2003 में लॉन्च किया गया था, और इसके बेनिफिट्स मतलब इसके जो अच्छे इंपैक्ट पड़े, अचीवमेंट्स हैं, उसको भी हम देखेंगे एंड दोनों को कंपेयर करेंगे। कन्या केलावनी कैंपेन जिसको कि प्राइम मिनिस्टर जो है तब गुजरात के सीएम थे तब लॉन्च किया था, एंड देन बेटी बचाओ जब वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बेटी बचाओ पूरे भारत के लिए किया। तो इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़े इस पे हम देखते हैं। सबसे पहला है फीमेल लिटरेसी रेट जो है ना गुजरात का, वो बढ़ गया इस स्कीम की वजह से, कन्या केलावनी कैंपेन की वजह से, रोज फ्रॉम 70% लोअर देन मतलब कि 70% हो गया, नेशनल एवरेज 64% था। ठीक है, देन स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो घट गया, 90% टारगेट कम हो गए। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था, ये इंडिया के लिए, ये इसका बेटी बचाओ का जो फायदा मिला है, जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ना, इंडिया का इंप्रूव हुआ है। अगर 2015-16 के कंपैरिजन में देखो तो ये 1919 है, 919 है, जो कि 929 हो गया 2019-21 के कंपैरिजन में। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो लड़कियों के लिए, वो भी गिरा है। जो 2014 में वो 49 हुआ करता था, वो 33 पे आ गया 2020 में। ठीक है, बहुत अच्छे साइंस है। एंड 20 आउट ऑफ 30 स्टेट्स यूटी इज परफॉर्मिंग बेटर देन द नेशनल एवरेज इन सेक्स रेशियो। ये जो मैंने 929 का बोला ना, तो उसमें 20 आउट ऑफ 30 स्टेट्स यूटी जो ना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और उसका रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विच वाज लॉन्च्ड इन 2015। रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री का नाम बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, कौन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसका हेल्थ एंड डेमोग्राफी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली है कि लड़कियां एजुकेट होंगी, सेकेंडरी एजुकेशन वो हासिल करेंगी, तो मैरिजेस थोड़े लेट से होंगे एंड अच्छे चॉइसेस बनाएंगे। तो फर्टिलिटी रेट जो है ना हमारा इससे गिरा है। मतलब कि आप इसको अच्छे वे में भी देख सकते हो कि जो है उनके पास चॉइसेस बढ़े हैं एंड 2.0 से कम हो गया है। बिलो रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है, 2.1 होता है ना रिप्लेसमेंट लेवल। मोर एजुकेटेड वीमेन जो है, हायर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, उनकी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज में भी बेटर जो है ना ऑप्शंस मिल रहे हैं उनको। पेरेंटल केयर बेटर वे में हो रहा है एंड डिलेड मैरिजेस, अगेन बोला ना सेकेंडरी एजुकेशन की वजह से। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट के हिसाब से देखिए तो एजुकेटेड वीमेन इंटरिंग स्टेम, आपको पता होगा। ठीक है, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी फोर्सेस। बट एक चैलेंज है जिसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, वाइल ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन्स अ चैलेंज। ठीक है, ये अभी भी एक इशू है। देन वी हैव द लास्ट थिंग इज कि इस तरह से एजुकेट करने का ना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हेल्थ बेटर होती है, एजुकेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए मतलब कि एक तरह से अच्छा आउटकम आता है, मतलब उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर होता है, उनके लिए सुइटेबल चीजें होती है और वो उसमें थ्राइव करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। एनसीआरबी के अभी डेटा धीरे धीरे रिलीज कर रही है, मतलब कि रिलीज जो सरकार ने कर दिया है उसको न्यूज़पेपर वाले धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक एनसीआरबी से रिलेटेड डेटा डिस्कस कर चुके हैं मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहला है इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स सुसाइड। और ये फॉर दोज इन डिस्ट्रेस, ये थोड़ा आप लोग देख लेना, आप ये अवेयरनेस, समझदारी, विजडम, तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, तो देख लो। फार्मर सुसाइड 2023 में, अगर एनसीआरबी का ये रिपोर्ट किस साल का है, 2023 का, इससे पहले 2022 का आया था। इसी तरह से हर ईयर वो निकालती है, रिलीज करती है। तो इतने फार्मर सुसाइड हुए हैं, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका में। ठीक है, तो फार्मर सुसाइड अभी भी इशू है, तो इसको हम वल्नरेबल सेक्शन के एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव जस्ट लेट मी सी वन थिंग, कितना परसेंट बढ़ा है इसमें, ऐसा नहीं है क्या, हम कंपेयर कर लेंगे। अगर आप लोग देखो तो अभी मैं इसमें समय ज़्यादा नहीं दे सकता, आप इसको देख लीजिएगा कितना परसेंट इंक्रीज किया है। ठीक है, फिर वी हैव नेक्स्ट थिंग इज ओके, सो ये रहा पूरा फार्मर सुसाइड। और अच्छा, टोटल सुसाइड जो है ना उसका 6.3% है, उसमें फार्मर सुसाइड है। देन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन देखो 2023 में, तो वो 9.2% बढ़ा है एज कम्पेयर टू 2022,
और ये नंबर इतना है। और क्राइम जो है रेट कितना है 39.9% पर 1 लाख जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो कि बढ़ा इस कंपैरिजन में कि 2022 में ये रेट हुआ करता था 36.6। तो हमारे लिए मेन डेटा ये पहला वाला है। और मेजर हेड्स जो है ना, कहाँ पे ये क्राइम्स हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किडनैपिंग एंड एबडक्शन में 45% केसेस हैं, पॉक्सो में 38.3% 2%, एंड हाईएस्ट केसेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में, मतलब जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल या ईस्टर्न या वेस्टर्न भी कह सकते हैं ना महाराष्ट्र को। रोड एक्सीडेंट्स देख लो तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है 1.6% फ्रॉम 2022 के कंपैरिजन में। इंजरीज इतने सारे हुए हैं। एंड विक्टिम प्रोफाइल के हिसाब से देखो तो 46% वर टू व्हीलर राइडर्स, देखो। ठीक है, और स्पीडिंग एक रीजन, 58.2% रीजन है डेथ का स्पीडिंग, और जो बच्चे करते हैं खासकर यंगस्टर्स। ठीक है, सो यही है पूरा, ये तीनों डेटा लिखना है, इसको इंक्लूड करना है ये आपके मेंस में, इंट्रोडक्शन लिखने में, आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएशन में। ठीक है, बहुत मदद करेगा और सबसे रेलिवेंट है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, गवर्नमेंट की एजेंसी ने रिलीज किया है, और मोस्ट बोलते हैं ना करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स से अलाइंड है। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन करना, एक पीवाईक्यू वाला था उसका आंसर वहीं पे है, तो उसके लिए आप लोग कोई ऐसे इशू मत रखना। एंड देन दिस इज द आंसर फॉर लास्ट, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, और आपको डेडिकेटेड जो है ग्रुप पे सारी चीज़ें जो मिल रही है वो मिलती रहेंगी। अभी हम कोशिश करेंगे 5 to 6 डेज ना आर्ट एंड कल्चर कवर करें, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री पे शिफ्ट हो, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर उसके बाद GS2 में जाएंगे, पॉलिटी, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। एंड यू नो पॉलिटी सबसे एनालिटिकल है, तो वहाँ पे तो और मजा आएगा कि क्वेश्चन का जो हम स्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं एंड कोर डिमांड को समझने वाले जो एस्पेक्ट है उसमें बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल। आप लोग अपना ध्यान रखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और क्या, आपको अपने आंसर्स कॉपी सबमिट करो। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।